नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो शीर्षक है वो संवैधानिक पदों पर विराजमान कुछ महानुभावों को लेकर के है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, और संसद से संबंधित जो छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं और उनके अपने नाम हैं, तो उनका अर्थ क्या है और वो कार्रवाइयाँ कैसे संचालित होती हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के विषय में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष को आप लोग जानते ही होंगे कि इसको हम स्पीकर भी कहते हैं, और संविधान के आर्टिकल 93 में इस पद का प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक स्पीकर होगा, आर्टिकल 93 में। तो जैसे एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है, और वो मुखिया जो घर का स्वामी है वो परिवार का संचालन करता है, परिवार का नेतृत्व करता है और सबको कंट्रोल रखता है, बच्चों को, पत्नी को, या पत्नी है तो पति, सब लोग एक इकट्ठे होकर के रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो ये लोकसभा है, लोकसभा भी एक प्रकार का 545 या 543 लोगों से मिलकर के बना हुआ एक परिवार है। अब उस परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा परिवार है। तो लोग इसी प्रकार से लोकसभा का जो लोकसभा है उसको चलाने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष का संविधान में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 93 में किया गया है। और जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा की पहली ही बैठक में इसका चुनाव कर लिया जाता है अध्यक्ष का, क्योंकि बिना अध्यक्ष के सदन का संचालन नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा की प्रथम बैठक में ही इसका चुनाव कर लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके साथ ही साथ जो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम करता है, वो जो उस सदन का सबसे उम्रदराज व्यक्ति, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति और सम्मानित व्यक्ति जो होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ दिलाता है। और यहाँ साथियों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया गया है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का होता है, और ख़ास तौर से उसी राजनीतिक दल का होता है जिसकी सरकार बनने जा रही होती। तो उसमें वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। तो जब वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, उसको बना दिया जाता है, तब वो जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था उस राजनीतिक पार्टी से वो इस्तीफ़ा दे देता है। और इस्तीफ़ा इसलिए देता है क्योंकि वो सदन का संचालन निष्पक्ष ढंग से कर सके, किसी पार्टी के प्रति उसका कोई राग और द्वेष नहीं रह जाता है, तो वो अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्ष ढंग से कर सके, इसलिए वो पार्टी से, जिस पार्टी का व्यक्ति है उससे इस्तीफ़ा दे देता है। तो ये साथियों कुछ कॉमन बातें थी। अब जरा देख लेते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी पावर क्या क्या हैं, उसकी शक्तियाँ, बहुत उसकी शक्तियाँ दी गई हैं। पूरे 545 लोगों को वो चलाता है, पूरे सदन को चलाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की वो धुरी है जिससे लोकसभा आगे बढ़ती है, चलती है। तो आइए साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कार्य है वो लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं, लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उस सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। और यहाँ तक कि अगर किसी विधेयक को लेकर के कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है दोनों सदनों में, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। और इसके बाद दूसरा है, पूरे सदन में
यानी पूरे लोकसभा में वो शांति और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। और साथियों, जो संसद चुन करके आते हैं वो आप ये तो जानते हैं कि जंगबाज होते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के महाबली होते हैं, बाहुबली होते हैं। तो उनको कंट्रोल करना और उनको नियंत्रण में रखना, नियम कानून से में रखना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। और बहुत इस पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए बहुत पैसेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। तो शांति और व्यवस्था और अनुशासन सदन में बनाए रखता है। तीसरा है अनुचित व्यवहार यदि कोई सदस्य करता, सदन के भीतर कोई ऐसा व्यवहार करता है जो सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है, तो उसमें उस सदस्य के ऊपर कार्रवाई करने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। वो चाहे तो उस सदस्य को यानी सांसद को आदेश दे सकता है कि आप बाहर चले जाइए। और उसे तो यहाँ तक पावर है कि अगर वो उचित समझे कि उसका कृत्य उस सांसद का मतलब बहुत ही अवांछनीय था, बहुत ही अमर्यादित था, तो वो उसको सस्पेंड भी कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है। तो ये पावर हैं, और जबकि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। इसके बाद अगला देखिए, जो वाद विवाद होते हैं, तर्क वितर्क होता है, उसका समय निर्धारित करता है। इसके बाद पांचवा है भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है। उसमें भी जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जो जिस स्तर का लीडर होता, जिसकी जो हैसियत है, किस हैसियत का लीडर, उसको उतना ही समय दिया जाता है बोलने के लिए। तो भाषण किससे बुलवाना है, विपक्ष का भी होता है और सत्ता पक्ष का भी होता है। तो भाषण निश्चित करता है व्यक्ति के कि फला व्यक्ति फला तारीख को फला समय पे बोलेगा। और इसके बाद में ये उनका क्रम भी निश्चित करता है कि जो हैसियत, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उसका क्रम निर्धारित करता है। पहले कौन बोलेगा, फिर उसके बाद कौन बोलेगा, फिर उसके पास सूची होती है, सूची में नाम होते हैं सांसदों के। तो इसके बाद देखिए, विधेयकों पर, किसी विधेयक पर यदि गतिरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, तो अगर गतिरोध है तो उसमें मतदान कराता है और मतदान करा करके परिणाम घोषित करता है। इसके बाद प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, शून्यकाल के समय में प्रश्न किए जाते हैं। तो ये कई प्रकार के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों की अनुमति देता है। प्रश्न कब किए जाएं, प्रश्न कितने किए जाएं, और मंत्री को भी वो अग्रेसिव करता है कि आप इनका उत्तर दें। अग्रेसिव इसलिए करना क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमारे संसदीय शासन प्रणाली में है। मंत्री को अपने कार्यों की, जिस पद पर वो बिठाया गया है, उसको जानकारी सदन को देनी पड़ेगी और वो क्या कर रहा है उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये जवाबदेही है। अब देखिए, किस प्रश्न को स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, इसका भी फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कितने प्रश्न होने चाहिए, पूछे जाने चाहिए एक समय में, इसका भी फैसला अध्यक्ष करता है। अभी देखिए, शून्यकाल में 4.5 घंटे तक, शून्यकाल में, मैं अभी शून्यकाल के विषय में बताऊंगा आपको। इतिहास में पहली बार 4.5 घंटे तक शून्यकाल को चलाया गया और उसमें प्रश्न पूछे गए। अब देखिए, ये सेलेक्ट कमेटी होती है। सेलेक्ट कमेटी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर समिति। तो सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक पर अपना टैग जिस पर लगा देगा कि ये धन विधेयक है, वो उसका फैसला अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका प्रमाण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद फिर कोई कहीं जा नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो। इसके बाद यानी धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष ही उसको प्रमाणित करेगा। इसके बाद कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, चूंकि ये संसद का अध्यक्ष है, इसको माननीय कह के पुकारा जाता है।
और बड़े सम्मानजनक ये इसके प्रति सभी सदन के सभी सदस्य बड़े सम्मानजनक भाषा में इनको हाजिर नाजिर जान करके वहाँ पर भाषणबाजी होती है, तर्क वितर्क होते हैं, सवालों के जवाब होते हैं, इन्हीं को हाजिर नाजिर जान करके महोदय या महोदया जो भी हैं, लेडीज हैं, महोदया या अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बड़े सम्मानित ढंग से संसद के सदस्य जो है वो बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो इसके बाद जो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, चूँकि ये अध्यक्ष है लोकसभा का, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं यानी जितने भी सांसद हैं उनके अधिकारों की ये रक्षा करता है। अन्य संस्थाओं से, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, उनके अपने सदस्यों की ये उनके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब देखिए, कई कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लाए जाते हैं, लेकिन वो लाए तभी सदन में जाएंगे जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष अपनी अनुमति देगा। बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ये प्रस्ताव सदन में नहीं लाए जा सकते हैं, ना इन पे कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो साथियों, इसके बाद लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए निर्धारित है। और इस समय वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिड़ला भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सांसद होकर के जीत के आए थे और एक सर्वसम्मत से भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मत से उनको अपना लोकसभा अध्यक्ष चुना। तो इस समय वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष पद का निर्वाह कर रहे हैं। आइए धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है इसे समझ लेते हैं। धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं और वित्त विधेयक को इंग्लिश में फाइनेंशियल बिल कहते हैं। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, पहला डिफरेंस है, जो धन विधेयक है मनी बिल, इसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ धन की बात आती है वहाँ संवेदनशीलता बढ़ जाती। अब लोकतांत्रिक शासन है, लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं और जनता का शासन है, तो इस जरिए से लोकसभा को शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। तो धन संबंधी शक्तियाँ लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा हैं। अब देखिए, जो धन विधेयक होता है वो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो वित्त विधेयक है यानी फाइनेंस बिल, इस फाइनेंस बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी स्थिति एक जो कॉमन बिल होता है, जो जनरल बिल होता है, सामान्य विधेयक जिसको कहते हैं, ये उसी के अनुरूप है इसकी सिचुएशन। तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल है वो मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, राज्यसभा में ये लोकसभा से होकर के राज्यसभा में भेजा जरूर जाएगा, लेकिन राज्यसभा इसको 14 दिनों से अधिक नहीं रख सकती है। और यदि 14 दिनों से अधिक होता है तो ये स्वतः मान लिया जाता है कि वो राज्यसभा से पास हो गया। तो इस बिल को 14 दिन से अधिक राज्यसभा अपने पास नहीं रख सकती है, वो तुरंत उसको वेरीफाई करके भेज देती है। इसके बाद ये जो फाइनेंस बिल है ये राज्यसभा इसको रोक सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक सामान्य बिल की तरीके से होता है, इसकी प्रोसेस भी सामान्य बिल की तरीके से, लेकिन मनी बिल की प्रोसेस जो है वो सामान्य बिल की तरीके से, कॉमन बिल की तरीके से नहीं है। इसके बाद जो धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। तो अब जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत जो अतिरिक्त बिल है वो फिर वित्त फाइनेंस बिल की श्रेणी में आएगा। तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है और उस 110 में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा से अलग यदि कोई बिल है तो वो फाइनेंस बिल में फिर जाएगा। इसके बाद ये जो मनी बिल होता है यानी धन विधेयक, इस पर राष्ट्रपति की अनुमति पहले से ही होती है। आपने
मेरे वीडियो को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी साधारण विधेयक होता है तो पहले दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जाता है और फिर वो उस सदन से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर वहाँ से भी पास होता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो मनी बिल आएगा, धन विधेयक, वो राष्ट्रपति से पहले से ही स्वीकृत होकर के आएगा, उनकी सहमति से ही वो सदन में लाया जाएगा। तो इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये राष्ट्रपति की जो सहमति है वो पहले से ही है, और इसमें फाइनेंस बिल में बाद में लेनी पड़ती, जैसे सामान्य बिल में लेनी पड़ती। इसमें जो संयुक्त बैठक है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, उस संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना संवेदनशील है विधेयक, ये धन का मामला है। तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। यानी संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट में बैठक नहीं होगी। जब गतिरोध का कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है राज्यसभा को, तो ज्वाइंट बैठक भी नहीं होगी। लेकिन फाइनेंस बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है दोबारा, क्योंकि ये माना जाता है कि बिल आपकी सहमति से ही आया है, आपने पहले से ही इसमें आज्ञा दे रखी है। तो अब उसको पुनर्विचार के लिए भेजने का क्या उचित है? तो इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इस बिल को नहीं भेजेगा, लेकिन फाइनेंस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में दिया गया है और कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का सभापति होगा। अब देखिए इसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। सबसे पहली बात तो कॉमन सी है कि भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और जिसका वो सभापति बनाया जा रहा है यानी राज्यसभा का, तो राज्यसभा की सदस्य होने के योग्य हो और ऐसी हैसियत का व्यक्ति हो कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की हैसियत रखता हो। एक ये अर्हता जुड़ी हुई है। और किसी लाभ के किसी पद पर न हो। अगर कोई पद उसका पहले से धारण कर रखा है और वो उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो जिस तारीख से वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा उसी तारीख से वो जिस पद पर था, वो पद पहले जिस पद पर था वो पद उसका समाप्त माना जाएगा। तो ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जब इनका चुनाव हो जाता है, ये उपराष्ट्रपति के लिए ये उसमें बनने की स्थिति में होते हैं, तो नियुक्ति से पहले इनको शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करता है। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का, और इनको हटाया भी जा सकता है। ये राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा ही उसको चुनती है और राज्यसभा ही उसको हटाती है। केवल इतनी कंडीशन लगी हुई है कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होगा, इसके बाद मतदान होगा, और यदि उसके अगेंस्ट में उसको हटाए जाने का जो प्रस्ताव लाया गया है वो हटाए जाने के समर्थन में और उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट में यदि 2/3 बहुमत से वो जो प्रस्ताव लाया गया है वो पास हो जाता है, और वो पास होने के बाद में वो फिर लोकसभा में उसका अनुमोदन होना चाहिए। लोकसभा केवल उसको वेरीफाई करे कि नहीं यहाँ ठीक है, वहाँ मतदान नहीं होगा, तो राष्ट्रपति हटा माना जाएगा। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता। इसके बाद देखिए ये
एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्यसभा जिसका सभापति है, उस राज्यसभा का ये मेंबर नहीं होता है, उसका सदस्य नहीं होता। मुखिया होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत ज़्यादा जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दी। अब बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हम लोग करना उचित नहीं समझेंगे। अब देखिए, कुछ संसदीय कार्रवाइयाँ हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। ये संसदीय कार्रवाइयों को हम संसदीय बारीकियाँ समझाने जा रहे हैं। अब क्या हैं ज़रा समझ लीजिए। पहला है गणपूर्ति, इंग्लिश में कहते हैं कोरम। तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये कंडीशन है कि सदन की बैठक करने के लिए कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए लोगों का। चाहे राज्यसभा हो तो वहाँ भी कम से कम जितनी कुल 245 सदस्य हैं तो उसका 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो बैठक का कोई मतलब नहीं है, स्थगित कर दी जाएगी। इसी प्रकार से लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो उसका 1/10वां हिस्सा बैठक के लिए होना सदस्यों का अनिवार्य है। ये हो गया कोरम यानी गणपूर्ति। अगर नहीं है तो सदन नहीं चलेगा। और यही साथियों, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जब किसी मुद्दे को लेकर के हंगामा हो जाता है तो बहुत से सदस्य जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो इतना हंगामा ज़्यादा बढ़ने से फिर लोकसभा अध्यक्ष को जो है सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है कुछ समय के लिए। तो अगला देखिए, सदन की कार्रवाई में जैसा कि मैंने बताया कि जवाबदेही सरकार है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो जवाब वो प्रश्नों के माध्यम से उससे जवाब तलब किया जाता है सरकार से। तो जो सदन के सदस्य होते हैं, विपक्ष के सदस्य होते हैं या सत्ता पक्ष के भी पूछ सकते हैं सवाल, तो वो लोकसभा की अनुमति से सवाल पूछे जाते हैं। और 3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न हो या अतारांकित प्रश्न हो, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं तो इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पहले मंत्री को सूचना देनी पड़ेगी कि ये 10 दिन के बाद हम ये प्रश्न आपसे पूछेंगे, आप इसका आंसर तैयार कर लें। तो वो अपने आंकड़े जुटाते हैं और बाकायदा आंकड़ों से ही बात करते हैं सदन में। मंत्री गलत नहीं बोल सकता है और वो उसके मुंह से निकला हुआ शब्द, मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द वो फिर पूरे देश में और सारी दुनिया में वो फैलता है। इसीलिए 10 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसको तैयार कर लें मेरे प्रश्न का उत्तर। तो इसकी सूचना देनी पड़ती है और 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, चाहे तारांकित प्रश्न हो और चाहे अतारांकित प्रश्न हो। अब देखिए, तारांकित प्रश्न में क्या होता है, जब तारांकित कोई प्रश्न किया जाता है तो उसमें उत्तर जो है मौखिक दे दिया जाता है, मंत्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा मौखिक उसका उत्तर दे दिया जाता है। और अतारांकित जो प्रश्न होता है उसमें मंत्री के द्वारा लिखित में उसका आंसर दिया जाता है, लिखित प्रारूप पे दिया जाता है। और जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं इनको भी ये थोड़ी सी सूचना इनमें मांगी जाती है कि मतलब ये किसी के सदस्य के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका बहुत विस्तार से उत्तर नहीं देना है, थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो वो उसके लिए मतलब 10 दिन पहले से सूचना देना जरूरी नहीं है। वो सदन के अध्यक्ष की अनुमति से वो प्रश्न किया जा सकता है। सदन का अध्यक्ष ये स्पीकर निर्धारित करेगा कि वो प्रश्न कब किया जाएगा। तो ये अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। अब देखिए, ये पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे किसी सदस्य ने मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन किया और मिनिस्टर ने उसका आंसर दिया, तो उस आंसर देने में हो सकता है कोई क्वेश्चन और पूछ दे सदस्य,
उसके उत्तर से कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको पूछ दे, यानी दोबारा फिर क्वेश्चन कर दे उसी विषय को लेकर के जिस विषय पर प्रश्न पूछा गया था। तो वो जो दोबारा प्रश्न क्वेश्चन किया जाएगा उसको पूरक प्रश्न कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। तो इसके बाद आता है शून्यकाल, 0 आवर। शून्यकाल जो इसका संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये हमारी जैसे जैसे संसद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और इसका चलन जो है 50 के दशक में इसकी ज़रूरत महसूस की गई, तो सदन से ही ये निकल करके ये शब्द आया है शून्यकाल, इंग्लिश में कहते हैं 0 आवर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अखबार की देन है, ये मीडिया की देन है शून्यकाल। तो ये 11 बजे से लेकर के और ये 1 बजे तक ये कार्रवाई संसद की चलती है। तो उस 1 बजे की लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 12 बजे का जो समय होता है लोकसभा में वो शून्यकाल का माना जाता है और शून्यकाल में भी प्रश्न किए जाते हैं। तो पहले शून्यकाल के चूँकि इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, ये एक हमारे भारतीय संसद की उपज है, ये उपज है एक प्रकार की। तो ये आवश्यकता ऐसी महसूस की गई कि कोई अविलंब महत्व का कोई प्रश्न है तो उसको प्रश्नकाल में पूछ लिया जाए, इसको जो है शून्यकाल में पूछ लिया जाए, 0 आवर में पूछ लिया जाए। अध्यक्ष भी ये चाहता है कि नहीं, प्रश्न पूछना जरूरी है, तो वो 0 आवर में भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो धीरे धीरे इसको और बढ़ावा दिया गया 0 आवर को, यानी शून्यकाल को। हमारे जो लोकसभा का सदन है इसको धीरे धीरे बढ़ावा दिया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो उसमें जो है आगे चल करके फिर ये इसको 7वीं और 8वीं लोकसभा में इसको और ज़्यादा महत्व दिया गया। इसका शुरुआत में इसका 5 से 15 मिनट इसको बढ़ा दिया गया शून्यकाल को, लेकिन अभी जो एक विस्फोटक धीरे धीरे इसका समय बढ़ाया जाता रहा। 2-2 घंटे तक इसका समय बाद की लोकसभाओं में इसका बढ़ाया गया। और अभी जो 17वीं लोकसभा है, जिसके लोकसभा जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं, तो उन्होंने इस 0 आवर को बढ़ा करके 4.5 घंटे तक इसको जारी रखा, प्रश्नों का सिलसिला। तो साथियों, ये शून्यकाल पर बात हो गई। तो ये संसद की जो कार्रवाइयाँ होती हैं जिससे सदन चलता है, तो ये छोटी छोटी बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर किया। ये साथियों, अब संसद के कुछ प्रस्ताव होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके अर्थों को समझ लेते हैं। संसदीय प्रस्ताव देखिए, पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। यदि कोई ऐसी बड़ी घटना घट गई है जो कि लोगों के भविष्य की दृष्टि से, उनके जान माल की दृष्टि से वो लोक महत्व का विषय है और बहुत अति आवश्यक है, तो उस पर जो है ये मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि फला फला स्थान पर ये हो रहा है, आपके द्वारा बनाए हुए कानून से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, या जनता के द्वारा अगर कहीं चक्का जाम है या हड़ताल है या इस तरीके के जो तमाम कार्यप्रणाली हैं जनता की, तो उस पर अगर ये ज़रूरी समझा जाता है सदन में, तो मंत्री का ध्यान अन्य विषयों से अलग हटके उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि इस पर चर्चा करिए, इस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे जब प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में तो उनको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं, यानी उसको कॉल अटेंशन मोशन, उसको अटेंशन करना मिनिस्टर को। इसके बाद दूसरा देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये क्या होता है? ये जब कोई मंत्री वो तथ्यों को, जो उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका जब वो आंसर देता है तो वो तथ्यों को छिपा करके गलत जानकारी देता है। यदि कोई मंत्री ऐसा करता है
तो उस मंत्री के खिलाफ सदस्य द्वारा जो है वो ये लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है कि आपने ये गलत जानकारी क्यों दी। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, और तथ्यों को छिपा करके गलत जानकारी यदि मंत्री देता है तो उसके खिलाफ ये विशेषाधिकार का ये प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जाता है, और उससे उसकी बहुत बदनामी होती है। और उसकी अगर एक मंत्री की बदनामी होती है तो सारे सरकार की बदनामी होती है। इसके बाद देखिए तीसरा, कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन। तो ये क्या होता है, देश में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन देश में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर चर्चा कराना बहुत अत्यावश्यक है, और सदन का अध्यक्ष भी ये चाहता है कि इस पर चर्चा हो, तो अध्यक्ष की यानी स्पीकर की अनुमति से ये बाकी की जो कार्रवाई है सदन की उसको स्थगित करके, उसको रोक करके इस विशेष परिस्थिति जो उत्पन्न हो गई इस पर चर्चा जब कराई जाती है, तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो स्पीकर की अनुमति से लाया जाता है। और इस प्रकार की जो जब प्रस्ताव लाया जाता है तो इस प्रस्ताव को कार्य स्थगन प्रस्ताव हम कहते हैं, क्योंकि उस समय जो सदन की कार्रवाई चल रही होती है वो रोक दी जाती है, और ये चूँकि विशेष परिस्थिति इस पर चर्चा करने के लिए। तो ये साथियों जो है ये हमारा एडजर्नमेंट मोशन हो गया, यानी कार्य स्थगन प्रस्ताव। इसके बाद चौथा है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव जो है किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर उसने अपने उत्तर में देने में अगर भाषा का प्रयोग सही नहीं किया है, अमर्यादित ढंग से बात की है, और ऐसा सदन में महसूस होता है कि मतलब इस तरीके से मंत्री को बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो ये मतलब एक निंदा की पात्र हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए मंत्री की। जैसे अभी नई नई जो कैबिनेट मंत्री बनाई गई है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, तो उन्होंने जैसे उन्होंने पद की शपथ ली और ये उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि भाई किसान आंदोलन पर बात करिए, तो उन्होंने किसानों को मवाली ठहरा दिया। तो मवाली ठहरा दिया कि वो तो मवाली हैं, उनकी क्या बात करते हो, और इस पे बड़ा बवाल हो गया। और जब बवाल हुआ तो फिर उनको उसमें अपने बात से पीछे हटना पड़ा, और मीडिया का भी दोष देने लगी और कहने लगी कि मेरे शब्दों से अगर किसी को हुआ है तो आहत हुए तो मैं उस अपने शब्द वापस लेती हूँ, माफ़ी मांगी। तो ये ऐसे शब्द अगर इस तरीके से मंत्री बात करता है और अहंकारवश बात करता है तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है मंत्री के खिलाफ। इसके बाद अगला है कटौती प्रस्ताव, इसको कहते हैं इंग्लिश में कट मोशन। और ये बजट की मांगों में बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो बजट में जो डिमांड करती है सरकार, तो उसकी डिमांड में कटौती करने के लिए कि नहीं डिमांड ज़्यादा है, तो कटौती करने के लिए विपक्ष ये प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव लाता है। और अगर कटौती प्रस्ताव आया है तो अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो सदन का जो अगर कटौती प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध होता है लाया जाता है तो इसमें खतरा बढ़ जाता है सरकार के ऊपर कि क्या सरकार अपना अल्पमत में है या क्या सरकार अपना विश्वास सदन में खो रही है। तो ये कटौती प्रस्ताव अगर विपक्ष की तरफ से कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो